नमस्कार। देश के बड़े से बड़ा राजनीतिक पंडित ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी, जिसकी नेता बहन मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी, वो एक विधायक तक सीमित हो जाएगी विधानसभा में, और वो विधायक पार्टी का नहीं बल्कि अपनी व्यक्तिगत हैसियत से चुन करके आया हो। इसी तरह 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीएसपी का खाता नहीं खुलेगा, ये भी अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ है। जो बीएसपी उत्तर प्रदेश की राजनीति को पिछले 3 दशकों से दिशा देने का काम करती रही थी, दशा बदलने का काम करती रही थी, वो बीएसपी आज उत्तर प्रदेश में हाशिए पर खड़ी है। बहन मायावती ने आज 75 जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की और नगर निगम के चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। नगर निगम के चुनाव जल्दी घोषित होने वाले हैं। तो आज मैं ये जानने के लिए कि दलितों के बीच माहौल क्या है, क्या दलित, आज का दलित अपने को नेतृत्व विहीन समझता है, या दलित बीएसपी के खांचे से, बीएसपी के पाले से सरक करके दूसरी पार्टियों की तरफ चला गया, क्योंकि ये वो वोट बैंक है जिस पर हर पार्टी की नजर रहती है। आज मैं जिस सराय गांव में आया हूं बुलंदशहर में, इसकी एक बहुत खास वजह है। वैसे तो मुझे पूरा यकीन है और दावा भी है कि शायद माहौल क्या है के अलावा देश के किसी दूसरे चैनल पर आपको ये खबर भी नहीं मिलेगी, न इसकी कहीं कोई चर्चा होगी। लेकिन मैं समाज के हर वर्ग तक खुद पहुंचने का प्रयास करता हूं, इसलिए आज मैं बुलंद शहर के सियाना के सराय गांव में आया हूं। और ये मेरे पीछे, आपको याद होगा 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें एससी एसटी एक्ट में थोड़ी जो कहा गया कि बलहीन किया गया, क्योंकि उसमें इस तरह के प्रस्ताव थे कि एससी एसटी एक्ट पर तुरंत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, एसएसपी की परमिशन लेनी चाहिए। इसका दलित समाज ने देश के बहुत पुरजोर विरोध किया और इसके बाद 2 अप्रैल 2018 को प्रदर्शन की डेट निर्धारित हुई। उस प्रदर्शन में इतना, उसका कोई नेता नहीं था, उस प्रदर्शन का कोई नेतृत्व नहीं था। ये समाज स्वतः स्फूर्त एक आंदोलन था, एक विरोध प्रदर्शन था, जिसमें कई जगह अप्रिय घटनाएं घटी, पुलिस के साथ झड़पें हुई। उसमें 13 ये यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में यह आंदोलन हिंसक हो गया। उसमें 13 युवाओं की मौत हो गई थी। उन्हीं 13 युवाओं के लिए एक शहीद स्तंभ या शहीद स्थल बनाने का काम इस गांव में किया गया, जिसको कि एक पूर्व आईपीएस ने किया और उन्होंने एक समिति बनाई। 2 अप्रैल 2023 यानी आज इसका उद्घाटन होना था, लेकिन इस समय कानून और व्यवस्था या इसकी संवेदनशीलता को देख के शासन प्रशासन ने अभी इस कार्यक्रम की मंजूरी इस प्रबंध समिति को नहीं दी। उन्होंने कहा बाद में आप इसे कर सकते हैं, ये बड़े पैमाने पर किया जाने वाला था और इसमें किसी पार्टी के किसी नेता को बुलाया भी नहीं था। यह दलित समाज का अपना एक कार्यक्रम था। मुझे इस कार्यक्रम की जानकारी थी, इसलिए मैं आ गया। यहाँ उस तरह का कोई उद्घाटन समारोह या कोई बड़ा फंक्शन नहीं किया गया। कुछ लोगों को मालूम था, वो 2 4 6 लोग यहाँ पर आए। ये देखिए वो स्तंभ बना हुआ है ऊपर से नीचे तक। इसमें भगवान बुद्ध और बाबा अंबेडकर के कथनों को जगह जगह पर लिखा गया है। ये देखिए बहुजन क्रांति स्तंभ, 2 अप्रैल 2018 बहुजन क्रांति का प्रतीक। और जिस तरह से ये आंदोलन हुआ था और क्यों बनाया गया, ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का 20% दलित मतदाता का मूड क्या है और मायावती से उसकी उम्मीदें क्या है, और क्या भारतीय जनता पार्टी ने दलित वोटों में सेंधमारी करने में सफलता पाली है, ये जानने के लिए अब मैं इसी गांव में आपको ले चलता हूं और दलित समाज के लोगों के बीच में उनकी चेतना, उनकी एकता और उनके दिलो दिमाग पर इस समय क्या छाया हुआ है, ये जानने की कोशिश करता हूं। 2014 के बाद इलेक्शन दर इलेक्शन बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और उससे एक सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश, जहां दलितों की आबादी इतनी ज़्यादा है, वो दलित चेतना, दलित एकता या दलित वोटर या दलित किधर को जा रहा है या उसकी मानसिकता अब कहाँ पहुंची है। मैं जिस गांव में हूँ, सराय गांव, इसमें अच्छी खासी आबादी है और दूसरी बात ये भी महत्वपूर्ण है कि इस इलाके में दलित अधिकारियों का बहुत बड़े बड़े अधिकारी भी आपको मिलेंगे। बहुत संपन्न दलित पढ़े लिखे लोग इस समुदाय के, इस इलाके में रहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे चर्चा करता हूँ। और यहाँ जो
बहुजन स्तंभ जो मैंने आपको दिखाया, उसकी परमिशन भले नहीं मिली, उसका कार्यक्रम बाद में कभी विस्तृत तरीके से होगा, लेकिन वहाँ कुछ लोग आए थे, डेट पहले से पता थी, तो यहाँ बैठे हुए, तो मैंने सोचा। आपका नाम क्या है? किशन स्वरूप नाम है मेरा। किशन जी, मैं ये जानने के लिए सिर्फ आया हूँ कि आबादी में इतना बड़ा हिस्सा और तमाम आज़ादी के बाद तमाम पार्टियों ने इसके लंबरदार होने का बीड़ा उठाया। एक पार्टी जिसने कहते हैं ना कि उसने एक चेतना जागृत की दलितों में, आज वो ऐसे मुहाने पर पहुंच चुकी है। आज ही 75 जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ बहन मायावती नगर निगमों के चुनाव की समीक्षा की तैयारी कर रही हैं, लेकिन जब वो एक सीट पर सिमट जाती हैं तो फिर ये समझ में आया कि दलित वोटर या दलित एकता या दलित चेतना का मिजाज इस वक्त माहौल चल क्या रहा है? देखो, दलित चेतना जो माहौल राजनीति में जो चल रहा है, बहुजनों का जो इस टाइम जो चल रही है स्थिति, ये मानते हैं हमारी जो राजनीति हाशिए पर चली गई है इस टाइम। जो बहन जी 4 बार इस सूबे की मुख्यमंत्री बनी, आज उम्मीद दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कारण क्या है, ये तो लंबी चर्चा का विषय रहा है कि जो मान्यवर साहब ने जिन फूलों माला जो बनाई थी फूलों की, अलग अलग फूलों की, जिसमें बहुत सारे 85% का समाज जोड़ा था उन्होंने, अलग अलग लीडर तैयार किए थे हर समाज के, कोई बघेल का, कोई पाल का, कोई गडरिया का, कोई तेली तमोली, जितने भी बहुजन समाज के जितने भी हैं, यादव समाज से, वो सब जोड़े थे मान्यवर साहब ने। अब वो मान्यवर साहब को जोड़ने के बाद 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी उस पर बन गई, पर वो समाज धीरे धीरे दरकिनार होने लगा। ये कारण बहुत सारे हो सकते हैं, चाहे वो कार्यकर्ता से लेकर ऊपर सिपा सलार तक भी। बहुत से कहते हैं कि उनके जो क्या कहते हैं नेतागण बेकार हो गए, बहन जी को धोखा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब जिसका सेनापति जो आदेश करेगा वो नीचे वाले लोग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी चिंता का विषय बना है, अभी कोई कुछ नहीं लिखा सकता। मुझे लगता है चुनाव आचार संहिता लगने से पहले, 2024 में चुनाव आने वाला, आचार संहिता लगने से पहले कुछ समीकरण बन सकते हैं ना, कि मेरे हिसाब से कुछ नहीं लग रहा अभी बहुत दूर तक राजनीति है दलितों की, मेरे हिसाब से अभी मुश्किल है। नहीं तो आप फिर सोचते क्या है? मतलब एक तो आपका भविष्य का रास्ता, आपका कुछ ठौर ठिकाना यही कि हम चाहते हैं रोज़ रात दिन हम समाज में बैठते हैं, हम चाहते हैं समाज थोड़ा रिएवलेट हो, समाज एक दूसरे को जाने, अपने विचारों की क्रांति की लड़ाई लड़े। बेशक राजनीतिक सत्ता प्राप्त ना हो, लेकिन उनके वैचारिक आंदोलन जरूर चलते रहे। बाबा साहब को पढ़े, फूले साहब को पढ़े, पेरियार साहब को पढ़े, उनकी विचारधाराओं को अपनाए। उन पर जब चलेगा तो एक दिन राजनीति अपने आप ही आ जाएगी। इस इलाके में जहाँ आप हैं, बुलंदशहर, मेरठ, सहारनपुर, इस इलाके में पीछे 7-8 सालों से हम चंद्रशेखर को देखते हैं, भीम आर्मी को देखते हैं। उनका कोई भविष्य दलित समाज में अपने को कहीं उनके? आपने सार्वजनिक सवाल पूछ लिया, ये समझ आएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कोई लंबी राजनीति हो। स्थायी राजनीति मुश्किल है, सब छलावा लग रहा है मुझे। अभी कुछ नहीं है कोई, अभी कोई स्थायी राजनीति पैदा होना बड़ी मुश्किल है। अच्छा, अभी जो 2022 के चुनाव हुए, अभी जो नतीजे आए थे 1 साल पहले विधानसभा के, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का वोट बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हो गया। बहुत लोग ये भी मानते हैं कि एक बड़ा चंक सपा की तरफ भी गया। ये इसमें क्या असलियत है? असलियत ये है कि उसका बहुजन समाज पार्टी का बहुत सारा वोट बीजेपी को भी गया, सपा को भी गया और छोटे दलों को भी गया, लेकिन जो मेन वोटर है, जो बहन जी का पुराने ज़माने से लगा रहा, जो बहन वही वोट 10-11% वही बचा हुआ है अभी तक। और अगर इसको सत्ता की ओर मोड़ना तो उन सबको इकट्ठा करना पड़ेगा जो पहले जुड़े थे मान्यवर सामने। ये वोट बैंक जो 11% है वही है, जाटा समाज होगा, ये कुछ होगा, खाली वही बचे हैं और कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। जो सच्चाई है मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए